हेलो बच्चों, वेलकम टू EBCA लेक्चर नंबर 10 रेरा पार्ट 3। तो कल हम लोगों ने रियल एस्टेट फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करी थी। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। देखो, रेरा के अंदर दो पार्टीज़ इन्वॉल्व तो हमेशा ही होंगी। एक तो प्रमोटर जो कि किसी प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है, और दूसरा जो है वो है बायर या अलॉटी जो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब इन दोनों की कुछ ना कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्ट के अंदर बताई गई हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसीलिए बताई जाती हैं ताकि जो पूरा लॉ है, जो पूरा सिस्टम है, वो एक स्मूथ मैनर के अंदर फंक्शन कर सके। ठीक है, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाए, कोई किसी के बैड फेथ के अंदर काम नहीं करे, इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं। सबसे पहला फंक्शंस और ड्यूटी जो प्रमोटर के अंदर आता है उसके अंदर आता है रजिस्ट्रेशन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। रेरा के अंदर रजिस्टर होना ये उसकी ड्यूटी है। उसके लिए उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर अलॉन्ग विद अ प्रिस्क्राइब फीस। क्रिएटिंग वेब पेज ऑन द रेरा वेबसाइट। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, रेरा की जो वेबसाइट होगी, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसके बाद में आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप रेरा की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करने के बाद में आप वहाँ पर आपको अपना एक प्रोफाइल पेज क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको यहाँ पर क्या बोला गया है, वेब पेज। उस वेब पेज जो होगा आपका, वो आपको क्रिएट इसीलिए करना है बिकॉज इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग। पब्लिक इसको देख सकती है, यानी कि जो भी चीज़ें आप उसके अंदर डालोगे उसको क्रिएट करने के लिए, वो सब पब्लिक को नज़र आएगा। ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी, जैसे कि डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी। जो आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। क्वार्टरली अप टू डेट लिस्ट ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट और फ्लैट्स बुक्ड। क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने फ्लैट बुक हुए हैं, कितने नंबर ऑफ फ्लैट बुक हुए हैं वो बताना पड़ेगा, और कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स बुक हुए हैं ये बताना पड़ेगा। और क्वार्टरली आपको क्या बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ गैराज कितने बुक हुए हैं, जो पार्किंग स्लॉट होता है नीचे अपार्टमेंट के अंदर गैराज जो होता है वो कितने बुक हुए हैं वो भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। और क्या बताना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स टेकन एंड अप्रूवल विच आर पेंडिंग सब्सिक्वेंट टू कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट यानी कि लोकल अथॉरिटीज से जिसके भी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया आ रहा है, फॉर एग्जांपल नगर निगम भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल यूआईटी भी हो सकता है। तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेने के बाद में, यानी कि कंस्ट्रक्शन चालू करने के लिए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट तो मैंने उनसे ले लिया, उसके बाद में भी अभी कुछ कुछ अप्रूवल बाकी हैं उनसे लेने, तो वो अप्रूवल अभी पेंडिंग है या मिल गए हैं, उनका क्या स्टेटस है, ये क्वार्टरली बेसिस पर आपको बताना पड़ेगा। स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, हर 3 महीने आपको बताना पड़ेगा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है कि कंटिन्यूस अपडेट मिलती रहती है बायर को कि हाँ यार एक्चुअली में चलो इतना काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन एनी अदर इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है एडवर्टाइजमेंट का। नो प्रमोटर शैल एडवर्टाइज मार्केट बुक सेल और ऑफर फॉर सेल और इनवाइट पर्सन्स टू परचेज इन एनी मैनर एनी प्लॉट अपार्टमेंट और बिल्डिंग इन एनी प्लानिंग एरिया विदाउट रजिस्टरिंग द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद द रेरा अथॉरिटी। यानी कि सीधी सी बात है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोई भी ऐड नहीं दे सकते। न्यूज़पेपर वगैरह में तुमने प्रॉपर्टी वगैरह का भी ऐड देखे हों, फ्रंट पेजेस पे आजकल अभी दिवाली आ रही है, बहुत सारे ऐड आएंगे। उसमें एक चीज़ नोटिस करना, ऐड के टॉप राइट कॉर्नर पर तुमको क्या दिखेगा, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है रेरा के अंदर, हर स्टेट के अंदर आपका जो है वो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, बिकॉज इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, प्रॉपर्टी स्टेट सब्जेक्ट। तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। प्रोजेक्ट्स के ऊपर कई बार लिखा होगा रेरा अप्रूव्ड। ठीक है, तो नोटिस करना है इसको। वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको हर जगह वो नंबर कोट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप रेरा में रजिस्टर्ड नहीं हो, आप किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट, सेल, मार्केटिंग, प्रमोशन कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड टू अलॉटी। The promoter at the time of the booking and issue of allotment letter shall provide the following information to the allotee। अब जैसे कोई अपार्टमेंट है, डेवलपमेंट कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे अपने यहाँ सुकेन में चल रहा है अर्बन स्क्वायर, मुझे वहाँ पर अगर बुकिंग करानी है, मैं जाऊँगा बुकिंग कराने के लिए, बुकिंग अमाउंट दूंगा,
तो वो जो प्रमोटर होगा वो मुझे क्या देगा, एक बुकिंग का लेटर दे देगा कि हाँ ये बुकिंग मेरे नाम पर की गई है, मैं इसका फ्यूचर के अंदर पोजेशन लेने के लिए एलिजिबल हूँ, दैट इज़ अ बुकिंग लेटर, वो मुझे मिल जाएगा। साथ साथ में और वो मुझे क्या जानकारी दे सकता है, या मैं उससे और मांगूँ जानकारी तो वो मुझे क्या देगा, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस केस ऑफ द प्रमोटर टुवर्ड्स द अलॉटी इन केस after the issue of allotment letter and after or at the time of booking of that particular apartment plot or building whatever it is। तो देखते हैं क्या क्या देगा वो मुझे इन्फॉर्मेशन के नाम पर। सैंक्शन प्लान, भैया ये जो प्लान तुमने पूरी बिल्डिंग का बनाया किससे सैंक्शन करवाया, सैंक्शन करते टाइम इसका क्या नक्शा था वो बताओ। लेआउट प्लान, कौन कौन से कितना लेआउट है जहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन होगा पूरी बिल्डिंग का, ब्लूप्रिंट क्या है उसका, ठीक है, वो लेकर के आओ। along with specification approved by the competent authority by display at the site or in such place as may be specified by the regulation। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस केस के अंदर नगर निगम हो सकता है, यूआईटी हो सकता है, सीपीडब्ल्यूडी हो सकता है, जहाँ से भी आप अप्रूवल लेकर के आए हो उसके अप्रूवल का सर्टिफिकेट आपको प्रोमिनेंटली वेबसाइट के ऊपर या फिर अपने प्रीमाइसेस के ऊपर एक जगह पर लगाना पड़ेगा प्रोमिनेंटली, जहाँ से वो सबको नज़र आ सके। Stage wise time schedule of completion of the project including the provision for civic infrastructure like water sanitation and electricity, कितना टाइम लगेगा स्टेज वाइज, 6 महीने की स्टेज है, 1 साल की स्टेजेस है, स्टेजेस के अंदर आप क्योंकि 3 साल का आपने फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड बताया कि 3 साल के अंदर मेरा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 साल ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा 3 साल आपने बोल दिया, स्टेजेस के अंदर बताओगे ना, 1 साल के अंदर मेरा ए ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल के अंदर मेरा बी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, तीसरे साल के अंदर मैं ये दोनों कंप्लीशन के बाद में वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इसके अंदर लगवा करके तीसरे साल के एंड के अंदर मैं इसकी पोजीशन दे दूंगा। ऐसे पूरा स्टेज वाइज आपको बताना पड़ेगा, ये नहीं आर्बिट्रली 3 साल में हो जाएगा, ऐसे नहीं, आपको पूरा स्टेज वाइज बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी और कैसे कैसे उसकी फैसिलिटीज़ जो हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी जिससे वो एलिजिबल हो जाए, जिससे वो एलिजिबल हो जाए बायर को हैंड ओवर करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब तक ये सिविक प्रोविजंस उस बिल्डिंग या अपार्टमेंट के अंदर नहीं होंगे तब तक आपका जो है वो पोजेशन देने लायक वो बिल्डिंग है ही नहीं। अब यार बेटा खुद ही बताओ, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है बन रहा है, उसके अंदर वाटर फैसिलिटी नहीं है, उसके अंदर लिफ्ट नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, तो वो एज गुड एज बेकार है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक सामने वाले के बायर की भी वो किसी काम का वो पूरा अपार्टमेंट नहीं है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट thing to be attached to that after which the building becomes eligible for possession। Other responsibilities and obligation of promoter. Promoter is responsible for all obligation responsibilities under the act till the conveyance of all apartments, plots or buildings to the allottees। प्रमोटर की जिम्मेदारी सिर्फ तब तक है, प्रमोटर की जिम्मेदारी सिर्फ तब तक है जब तक पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होने के बाद में पोजेशन बायर तक नहीं गया। जिस दिन पोजेशन एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ या बायर के पास में चला गया उस दिन से यहाँ पर प्रमोटर या डेवलपर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, ठीक है। The promoter is responsible to obtain the completion certificate or the occupancy certificate or both as applicable from the relevant competent authority as per local laws। ये प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, आपने बेसिक प्रोविजंस वहाँ पर सारे लगा दिए, वाटर फैसिलिटीज़ आपने दे दी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपने सब दे दिया, वो प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, ये सब कंप्लीट होने के बाद में आप लोगे कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो भी लोकल अथॉरिटी से मिलता है जिससे आपने परमिशन ली थी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, वहाँ से आपको ये सारी परमिशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह की लेनी पड़ेगी और वो लेकर के आपका जो है वो पोजीशन ट्रांसफ़र करने के लिए वो अपार्टमेंट एलिजिबल हो जाएगा। To obtain the lease certificate specifying the period of lease is specified that all dues in regard to leasehold has been paid। अगर बिल्डिंग जो है वो लीज पर दी जा रही है तो लीज होल्ड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि पुराने सारे ड्यूज़ मैं यहाँ पर पे कर चुका हूँ, उसी के बाद में वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी से बाहर को जाएगा ट्रांसफ़र होके। प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द एसेंशियल सर्विसेज ऑन रीजनेबल चार्जेस टिल द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट इज टेकन ओवर बाय द एसोसिएशन ऑफ द
अलॉटीज, तो कुछ इसेंशियल सर्विसेज फिर भी उसके बीच में रहेंगी, जैसे कोई लिफ्ट विफ्ट लगाई है, या फिर कोई पानी वगैरह का कनेक्शन दे रखा है, कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह है, इसके चार्जेस जो है वो अभी तक जो एक्चुअली क्या हुआ, अभी तक बिल्डिंग है प्रमोटर के पास में, लेकिन बीच में कुछ चार्जेस ऐसे लगे जो कि उसको पे करने थे या एसोसिएशन ऑफ अथॉरिटीज़ को पे करने थे, लेकिन वो पे कर रहा था। ठीक है, तो वो सर्विसेज की जो चार्जेस हैं वो लेगा तो एसोसिएशन ऑफ अथॉरिटीज़ से ही, बायर से ही लेगा, लेकिन उसको रीजनेबल रेट्स के ऊपर वो चार्जेस चार्ज करने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर एक सिचुएशन और हो सकती है फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट पूरा बन चुका है और एसोसिएशन ऑफ अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर भी हो गया है, लेकिन जो सोसाइटी मेंटेनेंस है और सोसाइटी का अभी तक पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ है, यानी कि एसोसिएशन का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो भी सोसाइटी के लोग रहते हैं उनकी एक एसोसिएशन होती है, सोसाइटी होती है, उसका प्रॉपर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर, तो वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कुछ फैसिलिटीज़ के ऊपर वो प्रोवाइड कुछ फैसिलिटीज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने अपार्टमेंट के लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, प्रमोटर को या डेवलपर को अप्रोच किया। तो डेवलपर की यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्विसेज जो कि बायर यहाँ अलॉटीज डिमांड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो डिमांड कर रहे हैं कि आप बोरिंग लगवा करके दो हमको, फॉर एग्जांपल वो डिमांड कर रहे हैं कि सैनिटेशन फैसिलिटी तो नहीं, एक बिल्डिंग के अंदर एक जगह होती है जो प्लेग्राउंड वाला जो एरिया होता है वो डेवलप करवाने को बोल रहे हैं वो, या फिर वो बोल रहे हैं कि आप कोई हॉल वगैरह अंदर बना करके दो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसको रीजनेबल चार्जेस पे करवा करके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, प्रमोटर की, टुवर्ड्स द अलॉटीज। Enable the formation of an association or society or cooperative societies of the allotee or a federation of the same under the laws applicable। ये हेल्प करे एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ की एक सोसाइटी डेवलप करने के अंदर, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराने के अंदर, किसका, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ का। Execute a conveyance, a registered conveyance deed of the apartment plot or building in favor of the allottees along with the undivided proportionate title in the common areas। आपका जो भी यहाँ पर बिल्डिंग है उसको आप पूरी पूरी तरीके से सरेंडर करो या ट्रांसफ़र करो, उसका टाइटल किसके नाम पर, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ के नाम पर, उस सोसाइटी के नाम पर जिसके नाम पर वो बिल्डिंग जो बनाई गई है, जो ट्रांसफ़र हो गई है सारी एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ ने जिनको बुक कर रखी, तो पूरी सोसाइटी की एक पूरी कम्युनिटी होती है, उसको आप सारी बिल्डिंग्स का पूरा जो है पोजेशन ट्रांसफ़र कर दो। कैसे ट्रांसफ़र होगा, थ्रू अ कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड इज बेसिकली अ डीड थ्रू विच अ ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस, खाली ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ होती हैं उसके प्लस आपको क्या और फेवर के अंदर यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, टूवर्ड्स द अलॉटीज़ अनडिवाइडेड कॉमन एरियाज होते हैं बहुत सारे, जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, बिल्डिंग का कोई भी व्यक्ति जो है वो आ सकता है या जा सकता है उन कॉमन एरियाज से। ये एरियाज जो होते हैं ये एसोसिएशन की प्रॉपर्टी होते हैं, किसी एक इंडिविजुअल अलॉटी की प्रॉपर्टी नहीं होते, ओवरऑल एसोसिएशन ऑफ अलॉटी जो सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल कॉमन लिफ्ट वेटिंग एरिया इन दी अपार्टमेंट, प्ले ग्राउंड एरिया, कॉमन एरिया है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का जो तुम्हारा वो लगा होता है मीटर, या फॉर एग्जांपल वो लगा है क्या, ट्रांसफार्मर के बाहर आसपास का जो एरिया, दैट इज़ योर कॉमन एरिया। सीढ़ियों का जो स्टेयर्स का जो एरिया, दैट इज़ योर कॉमन एरिया। अनडिवाइडेड पोर्शन है, किसी में डिवाइड नहीं किया गया, सबके लिए कॉमन है, दैट इज़ योर कॉमन एरिया। तो ये जो है वो किसके नाम पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ के नाम पर ट्रांसफ़र होता है ये। Pay all outgoings including land cost, ground rent, municipal or other local tax until he transfer the physical possession of the real estate project to the allotee। अब मान लो 3-4 साल लगे बिल्डिंग को बनने में और पोजेशन देने का टाइम आ गया, और मालूम चला पोजेशन देने के टाइम पर 1 साल बाद में ये पता पड़ा कि यार इसके ऊपर तो दुनिया भर का लोकल टैक्स और म्यूनिसिपल टैक्स अभी भी ड्यू है, जो कि पे तो प्रमोटर को करना चाहिए था, हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई। तो दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर टू पे ऑल द लाइबिलिटीज बिफोर हैंडिंग ओवर द प्रोजेक्ट टू द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज। उसके बाद में अगर उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी आती है तो वो फिर लाइबल नहीं है पे करने को, फिर आपको ही पे करना पड़ेगा वो। ठीक है, accepting deposits, a person shall enter, a promoter shall enter into a written agreement with a person at his and get it registered under law in force and accept a sum of more than 10% of the cost of the apartment plot or building for advance payment or application fees from this person।
10% तक आप यहाँ पर टोटल प्लॉट वैल्यू का एडवांस के फॉर्म में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 20 लाख का मेरा कोई अपार्टमेंट जो ने बुक कराया, 10% के हिसाब से मेरे से 2 लाख रुपए तक ले सकता है एडवांस के नाम पर। रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स in case any structural defect or any other defect in workmanship, quality or provision of services or any other obligation of the promoter as per the agreement for sale relating to such development is brought to the notice of the promoter within a period of 5 years, 5 साल तक अंडरलाइन करना इसको, by the allotee from the date of handing over the possession, it shall be the duty of the promoter to rectify such defects without further charge within 30 days, and in the event of promoter's failure to rectify such defect within such time, the aggrieved allotee shall be entitled to receive appropriate compensation in the manner as provided under the act. अब इतनी सारी रामायण की मतलब क्या है, बात क्या है, क्या कहना चाह रहा है, सुनते हैं उसको। अच्छा खासा अपार्टमेंट में रह रहे थे, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट निकल के आ गया, सीढ़ियाँ गलत बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ टूट गई, टाइल्सें टूट रही हैं, बिल्कुल मतलब पिलर गलत लगाए हुए हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, खराबी है जिस वजह से डंप आ गया दीवारों में। अब ये काम हुआ अपार्टमेंट के पोजेशन को हैंड ओवर होने के, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के हैंड ओवर होने के 3 साल बाद ही एक सब होने लग गया, बिल्डिंग बिल्कुल बोलने लग गई। तो क्या हुआ, उन्होंने ले जा करके बोला प्रमोटर को, भैया क्या बिल्डिंग बना के दी है हमको, नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रमोटर टू गेट इट रिपेयर विद इन द पीरियड ऑफ 30 days. Within the period of 30 days of such complaint by the association of allottees without charging any single penny from the association of allottee. अगर प्रमोटर ऐसा नहीं करता, वो रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी नहीं करवाता है, रिनोवेशन वापस से नहीं करवाता है, उन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को रिमूव नहीं करता है, तो क्या होगा, उसके ऊपर इस एक्ट के अंदर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, the promoter shall not transfer or assign his majority rights and liabilities in respect of a real estate project to a third party without obtaining prior written consent from two-third allottee except the promoter and without the prior written approval of the authority. आप जो भी आपका प्रमोटर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है, उस प्रोजेक्ट के राइट एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, प्रोवाइडेड इट शैल बी ट्रांसफर आफ्टर ऑब्टेनिंग 2/3 कंसेंट, 2/3 अलॉटीज यानी कि 2/3 66% ऑफ अलॉटीज इफ गिव देयर कंसेंट, देन द सच राइट्स कैन बी ट्रांसफर टू अ थर्ड पर्सन और एंड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। आपको यहाँ पर अथॉरिटी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो दैट मीन्स 2/3 अप्रूवल आपको अथॉरिटी अलॉटीज का लेना पड़ेगा और आपको अथॉरिटी का भी यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जा करके आप सारे राइट उसके ट्रांसफर थर्ड पार्टी को कर सकते हो। इंश्योरेंस, the promoter shall obtain all such insurances as may be notified by the appropriate government including but not limited to insurance in respect of, जो भी इंश्योरेंस है जो इसको लेने पड़ेंगे यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कौन कौन सा इंश्योरेंस को लेगा। टाइटल ऑफ द लैंड एंड प्रॉपर्टी एज टू द पार्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, उस लैंड के टाइटल का, टाइटल का इंश्योरेंस क्या होता है सर, बेटा टाइटल का इंश्योरेंस ये होता है कि कल को अगर टाइटल डिफेक्टिव निकले या टाइटल के अंदर कोई डिस्प्यूट है तो ये इंश्योरेंस आपको इंडेमनीफाई करेगा, किससे, पोजेशन देने से आपको इंडेमनीफाई करेगा, या फिर इस टाइटल के डिस्प्यूट की वजह से मुझे जो है वो पोजेशन लेट मिला तो इसका कॉम्पेंसेशन जो कौन देगा मुझे, इस टाइटल इंश्योरेंस के थ्रू मैं यहाँ पर इसके थ्रू कॉम्पेंसेशन ले सकता हूँ। दैट इज़ योर टाइटल ऑफ द लैंड एंड द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन का जो होता है जो बेसिक इंश्योरेंस होता है वो बिल्डिंग का। द प्रमोटर शेल बी लाइबल टू पे द प्रीमियम चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस अप टू द डेट ऑफ हैंडिंग द अपार्टमेंट टू द अलॉटीज। ऑब्वियसली बात है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होंगी, प्रमोटर की होंगी, उसके बाद तो फिर एसोसिएशन ऑफ अलॉटी कराएगी जो कराएगी। ट्रांसफर ऑफ टाइटल डीड टू अथॉरिटी, द प्रमोटर शेल एग्जीक्यूट अ रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द अलॉटीज along with the undivided proportional title in the common area to the association of allottees or the competent authority। सीधी सी बात है ना, मैंने जैसे भी बताया जो भी कॉमन एरिया होगा उसका जो भी टाइटल होगा वो किसको चला जाएगा, वो चला जाएगा एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को। इसके बाद में वो फिजिकल पोजेशन भी देगा, किसका, प्लॉट का, बिल्डिंग का, अपार्टमेंट का, कॉमन एरियाज का देगा एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को और द लोकल अथॉरिटी और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन स्पेसिफाइड टाइम एज पर द सैंक्शन प्लान एज प्रोवाइडेड अंडर द लोकल लॉज। ठीक है,
return of amount and compensation. If the promoter fails to give or complete is unable to give possession of the apartment plot or building in accordance with the agreed terms or due to discontinuance of his business due to revocation or suspension of the registration, he will be required to return the allotment money if demanded by the allotee. देना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है. The promoter shall compensate the allotee in case of any loss caused to him due to the defective title of the land on which the project is been developed or has been developed. If the promoter fails to discharge any other obligations imposed on him under this act or the rules or regulation made thereunder or in accordance with the terms and conditions of the agreement for sale, he shall be liable to pay compensation to the allotees in the manner as provided under this act. अगर कोई भी डिफेक्टिव टाइटल निकलता है, टाइटल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपने अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं किया, आपने हमसे पैसे ज़्यादा ले लिए, आपने हमको कॉमन एरियाज़ के बारे में कॉमन एरियाज़ का पोजेशन नहीं दिया, कोई भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर उसने फुलफिल नहीं किया है, इस केस के अंदर उसको अमाउंट रिटर्न करना पड़ सकता है या फिर उसको कॉम्पनसेशन देनी पड़ सकती है. ठीक है, चलो तो आगे बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट और दूसरा नया टॉपिक जो आ रहा है दैट इज इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. इसके बारे में कुछ कॉमन बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ. वो ये कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट कैन बी स्यूड एंड कैन बी स्यूड, इट इज़ परपेचुअल सक्सेशन इसके अंदर होता है. और वही सारी बातें जो बॉडीज़ और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पर एप्लीकेबल होती हैं वो सारी इसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं. तो कंपनी वाले फीचर भी इसके अंदर हैं और रेगुलेटरी बॉडी वाले फीचर्स भी इसके अंदर हैं. कौन से इसके मेंबर होते हैं, कौन अपॉइंट करता है. अपॉइंटमेंट इनका एक सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होता है, जिस सिलेक्शन कमेटी के अंदर हाई कोर्ट के जजेस बैठते हैं. ठीक है, और सेक्रेटरी बैठता है हाउसिंग डिपार्टमेंट का, लॉ सेक्रेटरी यहाँ पर बैठता है. वो मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कैसे सिलेक्शन किया जाएगा रेरा अथॉरिटी के मेंबर्स का. तो मैं चाहता हूँ कि इसको तुम एक बार रीड कर लेना. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेरा अथॉरिटी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल. अब इस चैप्टर के अंदर कोई ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं. रियल एस्टेट अपेलाइट ट्रिब्यूनल, इसके अंदर भी कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब यहाँ पे बताया गया है. राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, अब अगर आपका कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर आपका कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो कहाँ जाओगे, तुम जाओगे अपेलाइट ट्रिब्यूनल के अंदर. अपेलाइट ट्रिब्यूनल के अंदर अपेलाइट ट्रिब्यूनल के अंदर रिप्रेजेंटेशन कौन करता है. अपेलाइट ट्रिब्यूनल के अंदर रिप्रेजेंटेशन आपका सीएस या कोई भी लॉयर या कोई भी ऑथराइज पर्सन जिसको आपने रिटर्न में ऑथराइज किया है वो आपका रिप्रेजेंटेशन कर सकता है. उसके बाद में अगर अपेलाइट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो कहाँ जाओ, हाई कोर्ट में जाओ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 60 डेज. ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसेस है इसका जो सब जगह कॉमन है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. मैं चाहता हूँ तुम इसको एक बार खुद रीड कर लो, कोई ऐसा इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना, हम लोग इसको स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेंगे. सो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. प्रॉपर्टी लॉज के अंदर जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक था ये तुम्हारा रेरा. उसके बाद जो मैं टॉपिक बेटा कल से डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड. और टिल देन ये जो भी लेक्चर्स हैं तुम्हारे वो सब कुछ देख लेना. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.